वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में कॉस्ट क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे और हमारी इस वीडियो में टोटल 8 टॉपिक डिस्कस होंगे। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर कॉस्ट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे और फिर हमारा सारा लेक्चर जो है वो कॉस्ट क्लासिफिकेशंस के बारे में होगा, जिसमें पहले हम ओवरऑल, फिर नेचर ऑफ कॉस्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन, देन फंक्शन ऑफ कॉस्ट के हिसाब से जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, देन बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के हिसाब से यानी वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट, और एट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट के हिसाब से यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट के हिसाब से यानी प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ की बात करें तो ओवरऑल जो एंटिटीज़ हमारे पास होती हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस। ट्रेडिंग एंटिटीज़ जो प्रोडक्ट खरीद रही होती हैं वही आगे की आगे बेच रही होती हैं, उसके ऊपर कोई ख़ास चेंज नहीं ला रही होती और नेचर ऑफ प्रोडक्ट में चेंज नहीं आ रहा होता। यानी अगर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि अगर उन्होंने शुगर हाई क्वांटिटी में परचेज़ किया तो आगे वो लो क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, लेकिन वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो शुगर ही है। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं ये गुड्स को सेल कर रही होती हैं लेकिन उसके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे एक फ्लोर मिल जो है वो बेसिकली गंदम खरीदेगी और आटा सेल करेगी, और इसी तरीके से एक जो शुगर मिल है वो शुगर केन परचेज करेगी और उसके बाद जो वाइट शुगर है वो सेल कर रही होगी। सर्विस बिजनेसेस जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस और स्किल को या इंटेंजिबल गुड्स को, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, जिस तरह एक हॉस्पिटल है, जिस तरह एक स्कूल है, जैसे एक कार मैकेनिक की वर्कशॉप है। तो ये सर्विस बिजनेसेस हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ को मज़ीद आगे डिफरेंट वे में क्लासीफाई किया जा सकता है, जिससे उनके टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम का आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से लेके बहुत कम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग तक भी बिजनेसेस होते हैं। जो टिपिकली सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, उनको हम 4 कैटेगरीज में देख सकते हैं। उसके लिए एक टेबल हम आपसे शेयर कर लेते हैं। तो अगर आइडेंटिकल सिमिलर प्रोडक्ट्स हों जो बहुत लार्ज नंबर में बनती हैं, जैसे बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी या कोका कोला की जो प्रोडक्ट है वो बहुत हाई क्वांटिटी में एक जैसी प्रोडक्ट बन रही होती है, या मोबाइल फ़ोन्स जो हैं मिलियंस की तादाद में एक मॉडल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, या जो गारमेंट्स हैं तो वो डिफरेंट साइज़ के अंदर एक ही कपड़े का एक ही जैसा डिज़ाइन जो है वो बहुत बड़ी जो है स्केल पे बनाया जाता है। तो इनके लिए बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग यूज़ की जाती है, या थोड़े से जो मीडियम एंड लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। फिर आइडेंटिकल प्रोडक्ट अगर लार्ज नंबर में हो और वो सीरीज ऑफ प्रोसेस से गुजरना हो, जैसे फार्मास्यूटिकल है तो दवाई है वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरेगी, किसी जो है स्टेज पर उसमें इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड किए जाएंगे, किसी जगह पर उसकी बॉइलिंग हो रही होगी, किसी जगह पे मिक्सिंग हो रही होगी। पेंट जो है वो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के बाद बनता है। पेट्रोलियम जो है इसका जो प्लांट या रिफाइनरी होती है उसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस से जो क्रूड ऑयल गुजरता है, तो उसके बाद हमें पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो ऐसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। जहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनती हैं लार्ज नंबर में, लेकिन वो कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड होती हैं, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप की जाती हैं। जैसे बोइंग कंपनी या एयरबस जो है वो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, तो जिस एयरलाइन के लिए वो एयरक्राफ्ट बना रहे होते हैं उसके हिसाब से जो इंटीरियर है, उसके हिसाब से जो पेंट है, उसके हिसाब से जो सीटिंग कैपेसिटी है, उसको वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। या फिर इसी तरीके से कुछ ऑन ब्रांड फूड्स फॉर सुपरमार्केट होते हैं, यानी बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं वो कुछ जो है स्पाइसेस के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे कहते हैं कि आप हमारे ब्रांड के मुताबिक जो लोगो और पैकेजिंग करके हमें प्रोडक्ट सप्लाई करें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जॉब कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। फिर बाज़ कस्टमर का स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर कुछ बनाने की बात आती है तो उसे वन ऑफ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर स्पेसिफिकेशन कहते हैं। जैसे किसी के लिए शिप बनाना, एयरपोर्ट का जो डिज़ाइन बनाकर डेवलप करके देना, रोड्स की कंस्ट्रक्शन करना, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन करना, इसके अंदर भी जॉब कॉस्टिंग यूज़ होती है। अब ये कॉस्टिंग सिस्टम जो हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, इनका हम सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इनकी जो प्रॉपर डिटेल है इसमें से हर सिस्टम कैसे वर्क करता है वो इनफैक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर ही आप जाके डिटेल में पढ़ेंगे। कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो हमारे पास टर्म है दैट इज़ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जिसके लिए हमें कॉस्ट की ज़रूरत होती है, यानी हम किस चीज़ की कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं। क्या हम एक पैकेट की कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं, क्या हम एक यूनिट की कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं, क्या जो है हम एक केजी की कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं। तो हम किस चीज़ की जो है कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटी है। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या अपने पूरे बैच की कॉस्ट मालूम करना चाहती है या एक इंडिविजुअल यूनिट की मालूम करना चाहती है, उसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसके कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, ये डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं जिसके लिए आप
कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं। फिर जब आप मालूम करना चाहते हैं तो आपका कॉस्ट यूनिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ वेट में है तो आप पर पाउंड उसको मालूम करना चाहते हैं, पर केजी या पर ग्राम या पर मिलीग्राम। तो उस बेसिस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जिसके लिए कॉस्ट डिटरमिन की जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक मटेरियल आप 800 पर केजी पर एक्वायर करते हैं तो इसमें जो केजी है ये कॉस्ट यूनिट है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह मेडिसिन वगैरह होती हैं तो वो ग्राम में या मिलीग्राम में होती हैं, जबकि जो कुछ और प्रोडक्ट्स हैं वो किलोग्राम के हिसाब से और बाजू का टन और मन के हिसाब से भी सेल हो रही होती है। तो आपका जो कॉस्ट यूनिट है वो एक मेजरमेंट का फैक्टर है कि जिस मेजरमेंट के लेवल पर आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मेजर कर रहे होंगे। बाज़ औक़ात ये जो कॉस्ट यूनिट हैं कंपोजिट भी होते हैं। कंपोजिट से मुराद ये है कि ये एक के बजाय दो फैक्टर को कंबाइन कर रहे होते हैं। ऐसा कॉस्ट यूनिट जो टू कॉस्ट यूनिट्स पे कंप्राइज कर रहा हो। फॉर एग्जांपल कोरियर कंपनी जो है वो अपने लॉजिस्टिक की सर्विसेज को कॉस्ट पर केजी पर किलोमीटर पर मेजर कर रही होती है। तो अगर वेट ज़्यादा होगा तो चार्जेस ज़्यादा होंगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तब भी चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो यानी जो चार्जेस वो चार्ज कर रहे हैं वो सिर्फ एक चीज़ पर बेस नहीं कर रहे। जितना ज़्यादा वेट होगा उस हिसाब से भी चार्जेस बढ़ेंगे और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उस हिसाब से भी चार्जेस बढ़ेंगे। तो दो कॉस्ट यूनिट पे कंप्राइज कर कर वो इसको चला रहे हैं। फिर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना या कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा इसे कहा जाता है, वो कैलकुलेट करने पे बात आए तो यूनिट कॉस्ट वो एवरेज कॉस्ट होती है जो एक कंपनी को एक यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए इनकर करनी पड़ती है। अब अगर हम सेम एग्जांपल जो भी हमने पहले ली थी वो लेते हैं कि 800 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मटेरियल को एक्वायर करते हैं तो केजी कॉस्ट यूनिट है, लेकिन रुपीज़ 800 की जो इसमें बात हो रही है दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो कॉस्ट जो है वो कई वेज में क्लासीफाई हो सकती है। हम कॉस्ट को उसकी नेचर के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। फंक्शन के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के हिसाब से कि वो कॉस्ट फिक्स है, वेरिएबल है, स्टेप फिक्स्ड है या मिक्स्ड कॉस्ट है। एट्रीब्यूशन के हिसाब से कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तो इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट के हिसाब से कि क्या हम उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में रिकग्नाइज करते हैं, इंक्लूड करते हैं, या उसे जिस पीरियड में वो इनकर हो रही होती है उसके अंदर एक्सपेंस बना देते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम सारी कॉस्ट देखते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी अगर कोई चीज़ नेचर ऑफ कॉस्ट के हिसाब से मटेरियल के अंदर आ जाती है तो इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि वो एट द सेम टाइम प्रोडक्ट कॉस्ट भी हो। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अ कार मेकर यूजेस स्टील। तो नेचर ऑफ कॉस्ट के हिसाब से अगर आप स्टील को देखें, यानी वो स्टील जो है गाड़ी बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ कॉस्ट के हिसाब से देखें तो स्टील मटेरियल है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। फंक्शन ऑफ कॉस्ट के हिसाब से देखें तो स्टील क्योंकि कार की प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। अच्छा, अब इस कॉस्ट का बिहेवियर अगर देखें तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बनाएंगे आप उतना ज़्यादा आपको स्टील चाहिए होगा, उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट लग रही होगी, तो ये कॉस्ट वेरिएबल है। मोर यूनिट्स मीन्स मोर कॉस्ट। एट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट के हिसाब से देखें तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि आप हर कार में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतना स्टील लगा हुआ है, और क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट वैल्यू के अंदर हम ऐड करेंगे इन्वेंट्री के अंदर, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। सो एक ही कॉस्ट हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट एरिया के अंदर क्लासीफाई की जा सकती है। अब हमारा जो रिमेनिंग वीडियो होगी उसके अंदर हम इनमें से हर क्लासिफिकेशन को सेपरेटली वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जिसमें से बिहेवियर ऑफ कॉस्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि उसकी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेचर ऑफ कॉस्ट को फोकस करें तो मटेरियल कॉस्ट जो हैं ये परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट्स, ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी आपने खरीदी, यानी जो आपने एक चीज़ लेके शॉर्ट टर्म में यूज़ कर लेनी है, चाहे वो प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हो रही हो या अदरवाइज यूज़ हो रही हो। इसी तरह लेबर कॉस्ट की बात करें तो तमाम वो इम्प्लाइज कॉस्ट, सैलरीज, वेजेस, बोनस, ओवर टाइम, जो इम्प्लाइज को आप कॉस्ट पे करते हैं वो लेबर कॉस्ट हैं। अब इसमें से कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, कुछ नॉन प्रोडक्शन होंगे, कुछ डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे, तो वो एक अलग स्टेप है। फिर इसके अलावा जो ओवरहेड्स हैं, मटेरियल और लेबर को निकाल कर जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, उसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हों या एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस हों, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल के चार्जेस हैं, रेंट का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन जैसा नॉन कैश एक्सपेंस भी इवन है, तो वो भी इसमें शामिल होगा। फंक्शन ऑफ कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट को देखें तो बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ये कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के लिए या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फिनिश गुड्स को जब हम बना रहे होते हैं तब लगती हैं। इसमें मटेरियल, लेबर एंड अदर ओवरहेड्स होते हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है।
इसके मुकाबले में नॉन प्रोडक्शन या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती हैं, हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है वो ऑब्वियसली फिर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। इनको फिर फर्दर हम क्लासीफाई कर देते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या समटाइम इवन फाइनेंस कॉस्ट, जैसे जिसमें इंटरेस्ट वगैरह शामिल हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ कॉस्ट जो हैं वो शेयर हो रही होती हैं, यानी एक सेम बिल्डिंग है, उसके अंदर प्रोडक्शन फैक्ट्री भी है, उसके अंदर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शोरूम भी है, उसके अंदर आपका ऑफिस भी बना हुआ है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कॉस्ट जो है वो डिफरेंट फंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है शेयर कर रहे हो, जैसे बिल्डिंग रेंट है या बिल्डिंग डेप्रिसिएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में जो शेयर्ड कॉस्ट होते हैं उनको फिर किसी बेसिस पर, रीजनेबल बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट। अब फेयर बेसिस क्या होती है, ये एक कॉमन सेंस का और कुछ जो जजमेंट का इशू है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग को एरिया कवर्ड की बेसिस पर जो है उसकी कॉस्ट को शेयर करना सीम्स क्वाइट रीजनेबल। सो नेक्स्ट कॉस्ट के बिहेवियर को देखते हैं। सो कॉस्ट का बिहेवियर ये होता है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी को चेंज करेंगे तो कॉस्ट के अंदर क्या चेंज आएगा। अगर हम वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी को फॉर एग्जांपल हम 100 यूनिट से 200 पे यूनिट्स पे ले जाते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी को हमने डबल कर दिया, तो क्या कॉस्ट सेम रहेगी? क्या कॉस्ट भी डबल हो जाएगी? क्या कॉस्ट में इंक्रीज आएगा लेकिन नॉट एज मच एज कि जी वो डबल ही हो जाए, या कॉस्ट डिफरेंट वे में उस पर एक्ट करेगी कि रिड्यूस हो जाएगी? तो इसको हम कॉस्ट बिहेवियर कहते हैं। सो कॉस्ट बिहेवियर में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है। लेवल ऑफ एक्टिविटी वो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है जो कि कोई भी आपका जो है रेंज हो सकती है जिसमें आप अपनी एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ सेल्स यानी यूनिट ऑफ सेल्स, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आप प्रोडक्शन यूनिट्स, या इंस्पेक्शन ऑफ यूनिट्स, या नंबर ऑफ डिलीवरीज, या नंबर ऑफ फूड आइटम्स प्रोड्यूस्ड एंड सो ऑन, जो भी जिस पर आप मेजर करना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से कि कॉस्ट पर क्या चेंज आए तो उसको किस टाइप की कॉस्ट कहा जाता है। इसमें 4 मेन कॉमन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट, ये कॉस्ट सेम रहती है, अगर आप लेवल ऑफ एक्टिविटी को बढ़ा दें या कम कर दें तो उससे इस कॉस्ट पर फर्क नहीं पड़ता एंड दैट कॉस्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। फिर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होती है, यानी अगर आप लेवल ऑफ एक्टिविटी 50% से बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल भी 50% से बढ़ जाएगा। अगर आप लेवल ऑफ एक्टिविटी डबल करेंगे तो आपको जो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है वो भी डबल हो जाएगा, यानी पर यूनिट आपकी कॉस्ट जो है वो सेम ही रहेगी। फिर है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि टोटल में ये कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट बिहेवियर शो करती है विद इन अ लिमिटेड रेंज, लेकिन एक सर्टन लेवल पर पहुंचकर इसके अंदर एक स्टेप जो है नॉर्मली अपवर्ड और समटाइम डाउनवर्ड हो जाता है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। फिर है मिक्स्ड कॉस्ट। मिक्स्ड कॉस्ट पार्टली फिक्स्ड और पार्टली वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। बाय इट्स वेरी नेचर जो किसी भी एंटिटी की या ओवरऑल किसी प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट होती है वो मिक्स्ड होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ जो है फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। अब इनमें से हम हर कॉस्ट को इंडिविजुअली जो है इवेल्युएट करेंगे। सो फिक्स कॉस्ट के लिए एक डाटा हम देख रहे हैं और सिमिलर डाटा तकरीबन हम यूनिट वाइज यूज़ करेंगे तमाम चीज़ों पे, ताकि आप इनके कंपैरिजन को अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप ये देख रहे हैं कि चाहे हम 50 यूनिट्स बनाएं चाहे 300 यूनिट्स बनाएं, हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो सेम रह रही है। तो रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, वो टाइम की बेसिस पर आपने मंथली पे करना है। आप यूनिट कितने बनाते हैं उससे आपके रेंट की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो 100,000 है। अब अगर इसको कॉस्ट पर यूनिट देखें तो जब यूनिट्स कम बन रहे होंगे तो कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा होगी, और फिर जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता जाएगा कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल कॉस्ट का अगर ग्राफ बनाते हैं तो टोटल कॉस्ट आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम रह रही है, लेवल ऑफ एक्टिविटी से उस पर चेंज नहीं आ रहा, तो टोटल कॉस्ट का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा हॉरिजेंटली। लेकिन अगर हम पर यूनिट कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं तो आप देखें कि ये 2000 से फिर 1000 फिर 667 फिर 500 फिर 400 फिर 333, तो ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड को शो करेगा। तो पर यूनिट कॉस्ट में शुरू में हमारी कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जाएगी ये कॉस्ट कम होती जाएगी। नेक्स्ट हम वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। तो लेट्स से कि फ्यूल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लांट है, तो जितने ज़्यादा यूनिट बनाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही होगी, उतनी ज़्यादा हमें फ्यूल की ज़रूरत होगी। तो 50 यूनिट्स बनाने के लिए 5000 की कॉस्ट लग रही है, 100 यूनिट्स बनाने के लिए 10,000। पर यूनिट कॉस्ट देखें आप तो वो सेम है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर आप नोट करेंगे कि टोटल कॉस्ट में तो जितना लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज आ रहा है उसी प्रोपोर्शन से टोटल कॉस्ट के अंदर
चेंज आ रहा है। लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर डबल हो रही है, जैसे 5000 से 10,000 कॉस्ट हो रही है, तो वो 50 to 100 यूनिट्स भी हो रहे हैं, विच शोज के अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी डबल हुई है तो कॉस्ट भी डबल हो गई है, यानी इंक्रीज जो है वो प्रोपोर्शनेट है। और इट मीन्स कि अगर इसका हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से जो टोटल कॉस्ट है, जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जाएगी उसी प्रोपोर्शन से हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ये ओरिजिन से हमारा जो है एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड की तरफ मूव करेगी। अगर इसका पर यूनिट हम ग्राफ देखें तो पर यूनिट कॉस्ट तो चेंज ही नहीं हो रही, तो पर यूनिट कॉस्ट का जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट की। तो सुपरविजन कॉस्ट है और 30,000 की कॉस्ट लगती है पर वन सुपरवाइज़र, और वन सुपरवाइज़र जो है वो नीडेड है फॉर 100 यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं कि अप टू 100 यूनिट्स हमारी कॉस्ट 30,000 है, फिर अप टू 200 यूनिट्स 60,000, क्योंकि एक और सुपरवाइज़र चाहिए होगा, और फिर 201 से लेके 300 तक 3 सुपरवाइज़र चाहिए होंगे, तो 90,000 की कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट में स्टेप वाइज चेंज आ रहा है। और उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट अगर आप देखें तो वो डिक्लाइन होती है, लेकिन वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट पर 300 पर यूनिट से नीचे मजीद नहीं जा रही। तो इसको अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, पहले ज़रा टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। तो टोटल कॉस्ट आप देखें कि अप टू 100 यूनिट्स ये सेम रहेगी। तो इसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है अप टू 100 यूनिट्स। जब आप 100 से ऊपर यूनिट बनाएंगे तो आपको एक सेकंड सुपरवाइजर चाहिए और आपकी कॉस्ट 60,000 हो जाएगी। तो यहां पर हमारी कॉस्ट में एक स्टेप आ जाएगा और वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। अब अप टू 200 यूनिट ये कॉस्ट फिक्स रहेगी। देन जब 201 यूनिट बनाएंगे तो हमें एक और सुपरवाइजर की ज़रूरत है, तो कॉस्ट में फिर 30,000 का इजाफा हो जाएगा, तो हमारी कॉस्ट 90,000 पे अपवर्ड हो जाएगी। फिर अप टू 300 यूनिट्स ये कॉस्ट सेम रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर हम स्टेप कॉस्ट का पर यूनिट का ग्राफ बनाएं तो वो कैसा बनेगा, दैट्स बिट इंटरेस्टिंग। तो पर यूनिट का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की हुई है। तो 600 पे है हमारी कॉस्ट पहले, और फिर 300 पे डिक्लाइन हो जाएगी जब 100 यूनिट बनेंगे। सो ये एक डिक्लाइन ट्रेंड रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जब आप एक न्यू सुपरवाइजर हायर करेंगे तो आपकी कॉस्ट एकदम बढ़ जाएंगी। तो 300 से आपकी कॉस्ट बढ़कर 400 हो गई, विच शोज एन इंक्रीज। तो ये एक अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा। फिर 400 से दोबारा जब आप 200 यूनिट पे पहुंचे तो आपकी कॉस्ट फिर 300 हो गई, तो डाउनवर्ड ट्रेंड शो करेगा, 300 तक आएगा मैक्सिमम। उसके बाद 300 से 360, यानी कॉस्ट में फिर एक इंक्रीज है, और फिर 300 यानी अगेन डिक्रीज है। सो जितने ज़्यादा स्टेप्स बढ़ते जाएंगे ये ग्राफ इसी तरह का बनेगा। इसमें ये जो पीक्स बनी हुई हैं ये स्मॉलर होती जाएंगी, लेकिन जो अल्टीमेट इसका लो लेवल पॉइंट होगा वो 300 का ही रहेगा। या इसी तरह से जो भी कॉस्ट है जो लो लेवल पॉइंट पर आएगी तो वो एक लो लेवल पॉइंट पर जो है कंटिन्यू करेगी, उससे ऊपर चली जाएगी फिर नीचे चली जाएगी। तो पर यूनिट कॉस्ट का ग्राफ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट अगर हम मिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक प्लांट की मेंटेनेंस की कॉस्ट लिया जो 50,000 फिक्स्ड है, और उसके बाद जो है उसमें 100 पर यूनिट जो प्रोड्यूस होगा वो वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। तो अगर आप 0 यूनिट बनाते हैं तब भी आपकी 50,000 की कॉस्ट है। सो एक सर्टन पॉइंट पर तो आपकी कॉस्ट लग ही रही होगी, चाहे आप 0 यूनिट ही क्यों ना बनाएं। फिर इवन 50 यूनिट्स बना रहे हैं तो 50 इंटू 100 5,000 वो लग गए, 50,000 पहले वाले थे तो 55,000 की कॉस्ट आपकी लग रही है। 100 यूनिट्स बनाएंगे तो 50,000 प्लस 100 इंटू 100 10,000, तो टोटल कॉस्ट 60,000 हो गई। तो इसका ग्राफ जो टोटल कॉस्ट का बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी ज़ीरो भी अगर आपकी कॉस्ट है तो तब भी आपकी ज़ीरो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी है तो आपकी एक सर्टन फिक्स कॉस्ट 50,000 की लग रही है, और फिर जितने यूनिट्स बनते जाएंगे उससे वहाँ पे कॉस्ट जो है एक इंक्रीजिंग ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करेगी। अगर इसकी पर यूनिट कॉस्ट को फोकस करें तो आप इसमें एक देख रहे हैं कि डिक्लाइन है, कंटिन्यूस डिक्लाइन।
1100, 600, 433, 350, 300 एंड 267। तो ये ग्राफ पर एक डिक्लाइन के कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये हमारी जो कॉस्ट थी बिहेवियर के हिसाब से थी। अब आगे चलते हैं। कॉस्ट को जब एट्रीब्यूशन के हिसाब से देखते हैं तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टॉपिक है जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो एट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट की है। एट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट को दो एंगल से देखा जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो इन फुल एक कॉस्ट यूनिट पे ट्रेस हो सकती हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट बना है इसके अंदर ये कॉस्ट लगी हुई है। A direct cost can be attributed in its entirety to the cost of an item that is being produced. For example, direct material की cost, तो शुगर केन जो शुगर प्रोड्यूस करने में लगा तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, क्योंकि आप कह सकते हैं ये जो शुगर बनी है वो इस शुगर केन से बनी है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसमें जो लेबर वर्क कर रहे हैं असेंबली ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनकी सैलरी स्पेसिफिकली कार की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ हो रही है, उसके अलावा यूज़ नहीं हो रही। या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कि आपने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉयल्टी पे की है, तो प्रोडक्ट अगर ना बनाते तो वो रॉयल्टी भी पेटेंट होल्डर को पे ना करनी पड़ती, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। तो हर वो एक्सपेंस जो ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये एट्रीब्यूट नहीं हो सकते इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। तो इनकी एग्जांपल्स भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बात करें क्लीनिंग मटेरियल या स्टेशनरी जो एक बिज़नेस में यूज़ हो रही होती है, वो भी मटेरियल तो है लेकिन वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। सुपरवाइजर की सैलरी या अकाउंटेंट का रिम्यूनरेशन जो कि बिज़नेस के डिफरेंट एंगल्स और चीज़ों को देख रहे हैं, वो आप किसी प्रोडक्ट के साथ क्लियरली एट्रीब्यूट करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो लेबर कॉस्ट है लेकिन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इसी तरह जो रेंट एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, उसे एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकते डायरेक्टली, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इक्वल होती है तमाम टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, यानी इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबको जब कंबाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। और इन द एंड हम कॉस्ट की रिकग्निशन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो हमारी क्लासिफिकेशन होती हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल की जाती हैं और वो तब एक्सपेंस बनती हैं जब इन्वेंट्री को हम सेल करते हैं, या जब इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है तो उसका राइट डाउन रिकॉर्ड करते हैं, या जब इन्वेंट्री का लॉस हो जाता है तो उसका एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें बेसिकली तमाम डायरेक्ट कॉस्ट और कुछ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, जो कि हम इन्वेंट्री के अंदर शामिल करते हैं, जैसे हमने IS2 में इंक्लूड किया होता है। सो ये प्रोडक्ट कॉस्ट होंगी। और ऐसी कॉस्ट जो आप इन्वेंट्री में शामिल नहीं करते बल्कि जिस पीरियड में वो इनकर होती हैं उसी पीरियड के अंदर उन्हें एक्सपेंस बना दिया जाता है, तो फिर उन्हें पीरियड कॉस्ट कहते हैं। जैसे इसमें तो एडमिन, सेलिंग और मार्केटिंग की जितनी भी कॉस्ट हैं ये क्योंकि प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं की जाती, तो ये हमारी पीरियड कॉस्ट कहलाएंगी। सो दैट वाज अबाउट कॉस्ट क्लासिफिकेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।